हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको अफगानिस्तान की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। दावा तो यह है कि अफगानिस्तान में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का परिवर्तन हो गया, खून खराबा नहीं हुआ, और ये बात सही भी है। काबुल में गोलियां नहीं चली, लाशें नहीं गिरी, अफगानिस्तान के नेताओं का भी बाल बांका नहीं हुआ। राष्ट्रपति अशरफ गनी ओमान चले गए, सुरक्षित हैं। 200 से ज्यादा नेताओं को सेफ पैसे दे दिया गया। कुछ एमपीज भारत में आ गए हैं। सैनिकों ने समझौते के तहत हथियार सरेंडर कर दिए तो उन्हें जीवन दान मिल गया। अफगान आर्मी के बहुत सारे कमांडर्स देश छोड़कर चले गए, यानी न सैनिकों को लड़ना पड़ा, न नेताओं को छुपना पड़ा। सब सुरक्षित हैं, ठीक ठाक है। लेकिन अफगानिस्तान के लोग, वहां की जनता, उसका क्या हाल है, यह किसी ने नहीं सोचा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि अफगानिस्तान के लोग किस कदर खौफ में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अपने देश से, अपने शहर से, अपने घर से सब कुछ छोड़कर भागना चाहते हैं। और इस भागने का दर्द क्या होता है, यह आप तस्वीरें देखकर महसूस कर पाएंगे। जिंदगी की उम्मीद में मौत के मुंह में जाते लोगों की तस्वीरें जब आप देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एयरपोर्ट पर इस वक्त भी जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है। वहां के हालात को देखते हुए तमाम मुल्क अपने नागरिकों को काबुल से निकालने की कोशिश में लगे हैं। स्पेशल प्लेन भेजे गए हैं। इन स्पेशल प्लेन्स में किसी और को घुसने की इजाजत नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो अपने मुल्क में एक पल भी अब रुकना नहीं चाहते। इसलिए वो किसी भी कीमत पर किसी भी हवाई जहाज में चढ़कर देश से बाहर निकलना चाहते हैं। और चूंकि जहाज में घुसने की परमिशन नहीं मिल रही, इसलिए बहुत से लोग हवाई जहाज के पहियों पर लटक रहे हैं। दर्जनों लोग प्लेन के विंग्स पर चढ़ रहे हैं, वहां बैठ जाते हैं और प्लेन के टेक ऑफ करते ही आसमान से लाशें गिरने लगती हैं। आज काबुल के एयरपोर्ट से जितने वीडियो आए वो सब के सब रोंगटे खड़े करने वाले और डराने वाले थे। इस वक्त अफगानिस्तान में जबरदस्त दहशत है। तालिबान की वापसी ने लोगों की जिंदगी में मौत का खौफ भर दिया है। हर कोई डरा हुआ है, सहमा हुआ है, मौत कब आ जाए कुछ पता नहीं। काबुल से एक प्लेन उड़ा, प्लेन के अंदर लोग बैठे थे, लेकिन जैसे ही इसने टेक ऑफ किया, थोड़ा ऊपर गया, उसके कुछ पल बाद उड़ते हुए प्लेन से लोग गिरने लगे। इन लोगों को प्लेन के अंदर चढ़ने का मौका नहीं मिला था। ये ऐसे लोग थे जो किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। इन्हें पता था कि प्लेन के बाहर रहेंगे तो बचना मुश्किल है, लेकिन फिर भी किसी तरह लटक गए, क्योंकि अफगानिस्तान में रहने पर मौत नाचती हुई साफ दिखाई दे रही थी। इन लोगों ने तालिबान के हाथों मरने से बेहतर मौत का यह रास्ता अख्तियार किया। जैसे ही विमान ने रफ्तार पकड़ी, हवा तेज हुई, धीरे धीरे जिंदगी की डोर छूटने लगी और फिर किसी भारी पत्थर की तरह ये लोग उड़ते हुए प्लेन से गिरे। 2 लोगों के शव थोड़ी दूर आगे रनवे पर गिर गए, जबकि कुछ और डेड बॉडीज काबुल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाकों में बने मकानों की छत पर गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने पर बॉडी का क्या हाल हुआ होगा, यह सोचकर ही सेहरन हो जाती है। और यह बात तो तब है जब ज्यादातर लोग जान चुके कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है। 1-2 दिन में अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाएगी। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी कल ही काबुल छोड़कर ओमान चले गए थे। अफगानिस्तान की कैपिटल समेत करीब करीब हर बड़े शहर में तालिबान के लड़ाके मौजूद हैं। लेकिन काबुल के अंदर एक इलाका ऐसा है जहां अभी भी तालिबान का कब्जा नहीं है, तालिबान की पहुंच नहीं है, और यह है काबुल एयरपोर्ट। इस इलाके में अमेरिका समेत कई मुल्कों के लोग अभी भी अफगानिस्तान में जो फंसे हैं वहां मौजूद हैं, इसलिए उनकी सुरक्षित वापसी तक यह पूरा इलाका अमेरिकी सिक्योरिटी फोर्सेस के कब्जे में है। ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों के लिए 16th एयर असॉल्ट ब्रिगेड को भेजा है।
इटली समेत कई दूसरे मुल्क भी अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए स्पेशल प्लेन्स भेज रहे हैं। लेकिन मुश्किल है कि डरे हुए लोग, अफगानिस्तान के लोग वहां नहीं रहना चाहते। वो भी इन विदेशी नागरिकों के साथ साथ बाहर जाना चाहते हैं। हजारों की तादाद में अफगानी लोग अपने परिवारों के साथ काबुल एयरपोर्ट पर इकट्ठा हो चुके हैं, इसलिए एयरपोर्ट पर मारामारी हो रही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस समय, आपको दिखाई देगा कि एयरक्राफ्ट के विंग्स पर लोग बैठे हुए हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन लोग किसी भी कीमत पर काबुल से निकलना चाहते हैं। इस एयरक्राफ्ट की तस्वीर आप देखिए, विंग्स पर बैठे लोग आपको नजर आएंगे। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने देखा कि लोग ट्रेन की छत पर बैठे, बसों की छत पर बैठे, और वो भी खतरनाक होता है। लेकिन प्लेन के विंग्स पे इतनी भारी संख्या में लोग बैठे, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला। आप समझ सकते हैं कि डर, दहशत, खौफ कितना ज्यादा है। वैसे इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट का मूवमेंट बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद हजारों लोग रनवे और टारमेक एरिया पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये नजारा देखिए, ये प्लेन टेक ऑफ करने जा रहा है और लोग इसके आगे दौड़ रहे हैं। कितना खतरनाक हो सकता है। पायलट पर प्रेशर है, प्लेन टेक ऑफ करना है, अमेरिका के लोगों को सुरक्षित निकालना है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अफगान के लोग इस प्लेन के आगे दौड़ रहे हैं, कुछ लोग इस प्लेन के साथ साथ हैं। कितना खतरनाक, कितना डरावना दृश्य है। आज पूरे दिन एयरपोर्ट पर चीख पुकार मची रही, गोलियां चली, कुछ लोगों की जान चली गई। लेकिन लोगों के मन में तालिबान का डर इतना है, तालिबान का पैनिक इतना ज्यादा है कि कोई भी एक्शन उन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। सोचिए लोगों के मन में कितना खौफ होगा जो टेक ऑफ के लिए रनवे पर चलते प्लेन के नीचे भाग रहे हैं, प्लेन पर लटकने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें अमेरिका के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन की हैं। मिलिट्री का ये प्लेन जिस वक्त उड़ान भर रहा था, उसके आगे और दोनों तरफ लोग भाग रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो चलते हुए प्लेन के पहिए के बाहर बैठ गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो C-17 ग्लोब मास्टर की खिड़की तक जाने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें रोकने के लिए वहां मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने पहले टीयर गैस दागे और फिर बाद में हवा में फायर किया। इतना सब होने के बाद भी कुछ लोग प्लेन के साथ उड़ते चले गए। इन्हें लग रहा था कि किसी तरह विमान के अंदर बैठने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। प्लेन ने जैसे ही उड़ान भरी, कई लोग नीचे गिर गए, मगर इसके बाद भी कई लोग जद्दोजहद करते रहे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कुछ मुल्कों के स्पेशल प्लेन उड़ान भर रहे हैं और अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। इस दौरान जिन लोगों को फ्लाइट में चढ़ने की जगह नहीं मिली, तो वो कॉकपिट के अंदर ही दाखिल हो गए। ये हालात, ये तस्वीर, ये काबुल की कहानी पूरा दर्द और पूरी दास्तों को बयान कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त भी एयरपोर्ट पर भारी भीड़ मौजूद है। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों गाड़ियों की लाइन है। एयरपोर्ट के अंदर किसी बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन का हाल है। 3-4 दिन में ही सारा माहौल बदल गया। अमेरिका दावा कर रहा था कि तालिबान काबुल पर कब्जा नहीं कर पाएगा। काबुल तक पहुंचने में तालिबानी फाइटर्स को 30 दिन लगेंगे। लोगों ने यह बात मान ली थी, अमेरिका ने कहा था, इसलिए काबुल में लोग निश्चिंत थे। दूसरे शहरों से भी लोग काबुल में आकर शरण ले रहे थे। लेकिन तालिबान ने 30 दिन तो छोड़िए, 3 दिन में ही प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। प्रेसिडेंट गनी मुल्क छोड़कर भाग गए। अब लोगों को लगा कि उन्हें तो वक्त ही नहीं मिला, इसलिए जिसके पास जो है वो उसे लेकर भाग रहा है।
इस वक्त काबुल में ज्यादातर बैंकों के एटीएम्स के बाहर लाइनें लगी हैं क्योंकि लोग बैंकों से अपना पैसा निकाल रहे हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि लूटपाट भी शुरू हो गई है। आम जनता को समझ नहीं आ रहा है कि अब करें तो क्या करें, जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि पिछले 20 साल में जो कुछ देखा, जिस सिस्टम के साथ जीना सीखा, वो व्यवस्था अचानक खत्म हो गई। इसलिए जिसके हाथ जो लग रहा है, जो सामान मिल रहा है, वो लेकर एयरपोर्ट और दूसरे बॉर्डर्स की तरफ भाग रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान ने तो अपने बॉर्डर अफगान के नागरिकों के लिए बंद कर दिए हैं, इसलिए दूसरे प्रोविंस के भी कई लोग काबुल आकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आज ब्रिटेन ने ऐलान किया कि वो अगले 2-3 दिन में अपने 1500 से ज्यादा नागरिकों को काबुल से सुरक्षित वापस निकालेगा और एक फ्लाइट तो ब्रिटेन पहुंच चुकी है। ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि अफगानिस्तान के उन लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए सेफ पैसेज का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन काबुल एयरपोर्ट तो जैसे भीड़ रुकने का नाम नहीं है। हर कोई जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान की सरहद से दूर हो जाना चाहता है। इसी लोगों को इस बात से मतलब नहीं कि प्लेन किस मुल्क का है, कहां जा रहा है, वो तो बस किसी भी तरह किसी भी प्लेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। कल सुबह तक तो हालात फिर भी कंट्रोल में थे, लोग संयम बरत रहे थे, लेकिन जब ये पता लगा कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी और वाइस प्रेसिडेंट अमीरुल्लाह सलेह देश छोड़कर भाग चुके हैं, तो फिर लोगों में पैनिक हो गया। अब लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगे। आज तो हालत ये थी कि लोग एयरपोर्ट की दीवार फांदकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री बंद थी। क्राउड कंट्रोल करने के लिए हवाई फायर किया गया था। इसके बाद भी लोग नहीं माने, जहां मौका मिला, जैसे मौका मिला, एयरपोर्ट पे घुस गए। कुछ ऐसे लोग थे जो रस्सी के सहारे दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे हजारों लाखों अफगानी लोग जिन्हें अब अपनी जान बचाने का एक ही रास्ता दिख रहा है, किसी भी रास्ते से, किसी भी तरीके से अफगानिस्तान से दूर चले जाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इस कोशिश में कामयाब हुए हैं, लेकिन अब उन्हें अफगानिस्तान में फंसे अपने परिवार वालों की फिक्र है। तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा खौफजदा है अफगानी औरतें, वहां की महिलाएं, लड़कियां, वहां की बेटियां, क्योंकि जैसे ही तालिबान के कुछ शहरों पर कब्जा किया, तालिबान ने वहां पहुंचा तो सबसे पहले वहां की औरतों को किडनैप करके जबरदस्ती उनकी शादी तालिबानी फाइटर्स के साथ करवा दी। तालिबान के लोग महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं, ऐसी खबरें भी आई हैं। इसलिए वहां के लोग सबसे पहले अपनी बेटियों को महफूज जगह पहुंचाना चाहते हैं। देर रात अफगानिस्तान से कुछ लड़कियां भारत पहुंची हैं। कुछ अफगानी बेटियां पहले से भारत में रहकर पढ़ाई कर रही हैं। उनके परिवार वालों ने फोन करके कह दिया, किसी भी कीमत पर अब अफगानिस्तान मत लौटना। अब उन बेटियों को अपने परिवार वालों की चिंता है। जिन लड़कियों की उम्र 20-22 साल है, वो तो आजाद ख्याल वाली लड़कियां हैं, स्कूल गई, कॉलेज गई, पढ़ने के लिए विदेश गई, अब नौकरी कर रही हैं। वो जीन्स पहनती हैं, टी शर्ट्स पहनती हैं। उनसे कभी किसने जबरदस्ती बुर्का पहनने को नहीं कहा। तालिबान को उन्होंने कभी देखा नहीं। तालिबान की क्रूअल्टी की कहानियां सुनी हैं। तालिबान के राज में औरतों को कैसे यातनाएं दी जाती हैं, जुल्म किए जाते हैं, ये उन्होंने सुना है, उसके वीडियो देखे हैं। इसलिए अब जब उनके मुल्क पर, अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो रहा है, तो वहां की लड़कियों को अपने देश के फ्यूचर की चिंता हो रही है। वहां की महिलाओं के बारे में सोचकर डर लग रहा है और अपने परिवार वालों की फिक्र है। I have never felt it to this extent, helpless, hopeless, disappointed, poor and miserable in my life. All over 20 years achievement maybe just go in blinks of few days. I was a child when they were here, when they were there. Now I am an adult. I have seen how these people are. Yes, we accept US should leave the country, but why this way? At least they should come a little bit, given some time. Our government, they should stay at least inside. They should not create this vacuum. It's not about only my relatives or my friends. It's about my country. It's about 30 million of my people.
This thing should not happen to us. We don't deserve. We were so desperately we were after to find a peaceful life, and people were seeking that. But we don't deserve this situation. Now it is happening like a movie scene inside the country. Oh my God, I'm not able to sleep from 2 days. I can't sleep. There is something is stuck here. What I'm seeing, the footage is coming out. They're like, they have just portrayed the reality of a country, the shattering of reality of a country into a movie scene. That's it. ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट वीजा पर भारत में रह रहे हैं, भारत में रहकर पढ़ रहे हैं, पीसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे सब छात्रों की चिंता इस लड़की की बात सुनकर जाहिर हो जाती है। और यह हाल तो तब है जब इस लड़की ने अफगानिस्तान में मौजूद हालात देखे नहीं। उनके बारे में सोचिए जो किसी तरह जान बचाकर अफगानिस्तान से अभी अभी भागे हैं। कल देर रात एक स्पेशल फ्लाइट काबुल से दिल्ली पहुंची है। इस फ्लाइट में बहुत सारी अफगानी महिलाएं थी और भारतीय लोग भी थे जो काबुल में फंसे थे, सरकार की मदद से अफगानिस्तान से वापस आए हैं। इन लोगों ने भी यही कहा कि अब अफगानिस्तान की हर महिला, हर बेटी खौफ पे है, डरी हुई है, पता नहीं उसका क्या होगा। Abandoned Afghanistan. Our friends are going to get killed. They're going to kill us. Our women are not going to have any more rights. And that's all. I can talk another day. What is the situation of for women's and also Indian in? It's bad. Everyone's scared. Everyone's leaving. अफगानिस्तान की हर लड़की इस वक्त खौफ में है, डरी हुई है, मदद की गुहार लगा रही है। वो पूरी दुनिया से पूछ रही है कि तमाम पावरफुल मुल्क अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए आगे क्यों नहीं आते। اهمیت هستیم چون که تو ایران افغانستان بودیم میامدیم. من نمیتونم یک لحظه حتی اشکال رو نگه دارم. مجبورم هی تمیزشون کنم تا تونستم یه همچین ویدیویی رو بگیرم. کسی به ما اهمیت نمیده و ما توی تاریخ هم میمیریم. خیلی خنده دار. इस लड़की की शिकायत जायज है। दुनिया ने अफगानियों को छोड़ दिया है अपनी हाल पर, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। इतने सारे मुल्क हैं जिनके अफगानिस्तान में इंटरेस्ट है। 20 साल से अमेरिका वहां पर था। आज के अखबारों में अफगानिस्तान की कुछ तस्वीरें छपी जिसमें कुछ महिलाएं बुर्का खरीद रही हैं और हेडलाइन यह है कि अचानक अफगानिस्तान में बुर्के का कारोबार तेजी पकड़ गया है, बुर्के की मांग बढ़ गई है। वजह तालिबान की वापसी। अब तक अफगानिस्तान में महिलाएं बिना बुर्के के बाहर निकलती थी, काम पर जाती थी, नौकरियां करती थी, बेटियों की एजुकेशन पर कोई पाबंदी नहीं थी। 20 साल में अफगानिस्तान बदल गया था, लेकिन पिछले 20 घंटों में अफगानी लोगों को फिर से 20 साल पुराना दौर याद आने लगा है। उस वक्त तालिबान ने महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई थी। बिना बुर्के के औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। घर के पुरुष के बगैर बाहर जाना अलाउड नहीं था। 10 साल से ज्यादा उम्र की बेटी पढ़ाई नहीं कर सकती थी, स्कूल नहीं जा सकती थी, लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती थी। और अगर कोई बिना बुर्के के बाहर निकली तो सरेआम कोड़े से पीटा जाता था। तालिबान ने इस तरह लड़कियों पर जुल्म किए थे, इसलिए आज भी महिलाएं उस दौर को याद करके कांप जाती हैं, सहम जाती हैं। और जो 20-22 की लड़कियां हैं उन्होंने तो खौफनाक मंजर कभी देखा नहीं, कहानियां सुनी हैं। उनके बारे में सोचकर, कल्पना करके वो रोने लगती हैं। एक अफगानी लड़की ने कहा कि कोई नहीं चाहता उसका मुल्क इस तरह से बर्बाद हो, उसे अपने परिवार वालों की फिक्र है, लेकिन क्या करे, चाहकर भी वहां जा नहीं सकती। Taliban don't believe to human rights, don't believe to women rights, especially women rights, children rights. They believe
women should stay at home. If they put again those rules that women cannot work, women cannot go out with a male accompanied, or that is a strict rule, so surely I do not study to go and study sit at home. I'll not go. तालिबान वाले खुद को इस्लाम का फॉलोअर कहते हैं। तालिबानी दावा करते हैं कि वो इस्लामिक रूल स्थापित करेंगे, शरिया कानून लागू करेंगे। पहले जब 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन किया था, उस वक्त भी हर नागरिक को 5 वक्त की नमाज पढ़ना जरूरी था। पुरुष दाढ़ी नहीं कटवा सकते थे। किसी पर चोरी का इल्जाम लगे तो उसके हाथ काट दिए जाते थे। हत्या का इल्जाम हो तो सरेआम फांसी दी जाती थी। कई मामलों में लोगों को चौराहे पर पत्थर मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। ये सारी की सारी यादें अब लोगों के जहन में ताजा हो रही हैं, इसलिए लोग डरे हुए हैं। अफगानिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में रह रहे लोग अपनी एम्बेसी में जाकर अपने लोगों का हालचाल जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में भी अफगानिस्तान एम्बेसी के बाहर बहुत सारे लोग जुटे। हमारे संवाददाता सैयद नजीर को समंदर सूफीजादा नाम के अफगानी व्यक्ति से बात करने का मौका मिला। समंदर सूफीजादा ने कहा कि उन्होंने तालिबान का राज देखा है। उस वक्त लड़कियों और महिलाओं पर किस कदर जुल्म हुए वो इसके गवाह हैं। समंदर सूफीजादा ने कहा कि तालिबानी लोग इस्लाम के नाम पर ही इस्लाम के बरखिलाफ काम करते हैं। उनके पास कानून की कोई किताब नहीं है। तालिबानों के लिए बंदूक ही कानून है। मुल्क की हालत तो ऑलरेडी मुल्क हमारा बिक चुका है। जैसे अशरफ गनी था, वो खुद प्राइम मिनिस्टर था, भाग गया वहाँ से अफगानिस्तान को इसी बदबख्ती में छोड़ के। तालिबान से तो एक खौफ है। तालिबान तो एक ऐसा है कि ना लड़कियों का ख्याल रखता है, ना बंदों का ख्याल रखता है। ज़बरदस्ती कहते दाढ़ी रखो, नमाज पढ़ो, पता नहीं कौन सी कुरान में लिखा हुआ है। हमारे कुरान, हमारे मज़हब में तो ऐसे कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। जो पहले तालिबान था, अफगानिस्तान में आया था, अगर ये वही तालिब होगा तो समझ लो कि अफगानिस्तान तबाह बर्बाद हो गया, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि जो पहले तालिबान था, मैं खुद उस वक्त अफगानिस्तान के अंदर था, मेरी उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी, मैं कवारा था वहाँ पे। हम यकीन माने, जैसे अब आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे लिए चीज़ मायने नहीं रखते। हम एक इंसान है, सबसे बड़ी चीज़ इंसानियत होना चाहिए। आपको अगर ज़बरदस्ती मंदिर पे भेजें कि आप जाकर पूजा करें, आप ज़बरदस्ती करेंगे? आपको मार पीट के भेजे मंदिर जाओ, मंदिर अपनी मर्जी से जाना चाहते हो ना। हम भी मुसलमान हैं, हम अपनी मर्जी से, नमाज तो अल्लाह के लिए ना, अपनी मर्जी से पढ़ो ना। वहाँ पे तो एक टाइम का नमाज 10 दफ़े आपको ऊपर पढ़ाता था अफगानिस्तान। अगर वो तालिब होगा तो ऑलरेडी अब इनकी वहशत देखे, इनके खौफ देखे कि लोग एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अफगानिस्तान के अंदर, आवाम उसके अंदर बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा इस टाइम घुस चुका है, जहाज़ों के अंदर बेच चुका है। तो ये तालिब का ही खौफ है ना। ये बात सही है, तालिबान का खौफ तो है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाई एयरपोर्ट का क्या हाल है। समंदर सूफीजादा जैसी कहानी अब्दुल मनान की भी है। अब्दुल अफगानिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री में नौकरी करते थे। जैसे उन्हें लगा कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने वाला है, तो वो 2 दिन पहले अफगानिस्तान से दिल्ली आए। अब्दुल ने कहा उन्हें दुख इस बात का है कि अफगानिस्तान के नेता, वहां के फौजी अफसर अफगानी लोगों को बेसहारा छोड़कर भाग गए। अब्दुल मनान ने कहा कि अफगान सेना ने बिना लड़े हथियार डाल दिए। ये सोचकर दुख होता है, लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल हुआ है। मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया हूँ और सिचुएशन तो बहुत ख़राब है। पहले से ख़राब था, अभी बहुत ख़राब हो गया है। लीडर्स कंट्री को पूरा बेच दिया, पूरा बेच दिया, बिना कुछ कोई वॉर भी नहीं किया, झगड़ा भी नहीं किया, बैटल कुछ भी नहीं हुआ, पूरा बेच दिया। सब फोर्सेस को बोले कि आप लोग वापस जाइए अपने घर, पूरा वो बेच दिया वो लोग, पूरा देश को। फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले थी, एट्रॉसिटीज़, महिलाओं के ऊपर जाती, ये सब चीज़ें। तालिबान कह रहे हैं हम ठीक रहेंगे, आपको विश्वास है कि वो ठीक रहेगा? वो अभी वो लोग जो है अभी अपने आप को, लोगों को, सब लोग को अपने आप को अच्छा दिखा दिया है। वो लोग को बोल रही है कि हम लोग अच्छा है, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। लेकिन 20 साल पहले जो तालिबान था वो अभी भी है। थोड़ा सा चेंजेस लाइए, जब उसका पूरा पावर ले लिया
फिर उस लोग का चेहरा, असली चेहरा भी निकालती है। अपनी तालिबान को बोल रहे हैं कि अपनी लोगों के सोचो, अपनी लोगों से लड़ते हो, अपनी लोगों को मार देते हो, अपनी बीवी बच्चे को परेशान करते हुए, तो कैसा सरकार चलाना होता है? सारी दुनिया देख रही है अभी कि आप लोग क्या कर रहे हो। अफगानिस्तान के लोगों के सवाल तो जायज हैं। अमेरिका की फौज ने 3.5 लाख अफगानी सैनिकों को ट्रेन किया, उन्हें मॉडर्न हथियार दिए, बख्तरबंद गाड़ियां, गन्स, फाइटर प्लेन और अटैक हेलीकॉप्टर दिए। इसके बाद भी सिर्फ 70,000 तालिबानी फाइटर्स के सामने उन्होंने हार कैसे मान ली? बिना लड़े हथियार क्यों डाल दिए? मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान की सेना में 3.5 लाख ट्रेंड सैनिक हैं, 160 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन तालिबान के पैदल फाइटर्स ने 10 दिन में ही अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया। दावा तो यह किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सरकार ने सैनिकों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर पेश की थी। असल में लोगों का कहना है तादाद काफी कम थी, यानी कई जगह घोस्ट सोल्जर्स मौजूद थे जिनके नाम पर भारी करप्शन होता था, सैलरी के नाम पर भ्रष्टाचार होता था। और दूसरी बात है कि अमेरिका और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज तालिबान की सही ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाई। तालिबान ने सही रणनीति पर काम किया, बॉर्डर और दूसरे दूर दराज इलाकों में जो सेना के लोकल कमांडर्स थे उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया, लोकल ट्राइब्स का हवाला दिया और उन्हें सरेंडर के लिए तैयार कर लिया। अफगानिस्तानी फौज के सरेंडर होने की एक और वजह यह भी है कि वहां रेगुलर आर्मी में सिर्फ इलीट कमांडोज को ही टैक्टिकल वॉर की ट्रेनिंग मिली हुई है। अफगान सोल्जर्स का मोरल डाउन है, उनका भरोसा टूट गया है, उन्हें लगता था बिना अमेरिका की मदद के अब लड़ाई जीतना मुश्किल है। इसलिए कई फ्रंट पर तालिबान को बिना लड़े ही कब्जा मिल गया। हालांकि अब यह दावा किया जा रहा है कि इस बार तालिबान का राज पहले जैसा नहीं होगा। अब तालिबान बदल गया है। पाकिस्तान और चीन जैसे मुल्क खुलकर तालिबान के सपोर्ट में आ गए हैं। चाइना, रशिया और ईरान जैसे देशों ने कह दिया कि वो अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसीज को बंद नहीं करेंगे, तालिबान की नई सरकार के साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के मामले में एक बड़ा बदलाव है। मैं आपको बता दूं, जब 1996 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा किया था, उस वक्त सिर्फ 3 देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज किया था, मान्यता दी थी। लेकिन इस बार चीन भी तालिबान के साथ है और चीन चाहे यह दावा कर रहा है कि इस बार तालिबान बदला हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के लोग बताते हैं उन्हें जो दिखाई दे रहा है वो उन्हें डराने के लिए काफी है। शांति और अमन की बात करने वाले तालिबान फाइटर्स ने जब काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया तो 1996 वाली तस्वीरें याद आ गई। राष्ट्रपति की कुर्सी पर तालिबानी कमांडर बैठ गया, उसके आसपास ऑटोमेटिक राइफल से लैस लड़ाके खड़े हो गए। इनमें से कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे। आप सोचिए तालिबान की अगली सरकार कैसी होगी। हालांकि काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर ने एक बयान जारी किया है। अफगानिस्तान मुसलमान मिलत इस सफलता के लिए मैं मुस्लिम अफगान लोगों को बधाई देना चाहता हूं, खास तौर से काबुल के नागरिकों को। मैं सभी तालिबान फाइटर्स को सलाह देना चाहता हूं कि हम अकल्पनीय और विशेष स्थिति तक पहुंच गए हैं। ये ऊपर वाले की मदद से हुआ है और हमें घमंडी नहीं होना है। इससे पहले हमें इतनी जिम्मेदारी नहीं मिली थी जितनी आज मिली है। इसके साथ मैं सभी तालिबानी लड़ाकों से अपील करता हूं कि हम एक ऐसे हालात में पहुंच चुके हैं जो कल तक उम्मीद से परे थी। ये खुदा की नेमत की वजह से हुआ है। इसका सम्मान करें और शांत रहें। भगवान ने हमारी परीक्षा ली है। दिन ब दिन हम देश की सेवा में शामिल होते जाएंगे और नागरिकों को सुरक्षा और भविष्य के लिए नई उम्मीद देंगे। लेकिन तालिबान के लिए कहना एक बात है, करना दूसरी बात है। जिस वक्त तालिबान के लड़ाके अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस में थे, उस वक्त ये सारा वीडियो कतर से पूरी तालिबान की लीडरशिप के लिए लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। असल में तालिबान की पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त कतर में मौजूद है। अफगानिस्तान के अगले प्रीमियर यानी अमीर बनने की रेस में 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है। इनमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ हैबतुल्ला अखुनजादा का नाम भी टॉप पर है।
अगले 1-2 दिन में इस पर फैसला हो जाएगा और तालिबान का दावा तो है कि इस बार वो सबको साथ लेकर चलेगा, कानून का राज स्थापित करेगा, लोगों की हिफाजत और अमन कायम करेगा। लेकिन आज काबुल में अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, वहां से जो तस्वीरें आई, उसने तालिबान की आगे की नीति और नीयत पर सवाल उठा दिए। पार्लियामेंट के अंदर तालिबान के फाइटर्स दिखाई दिए। इनमें से एक शख्स स्पीकर की चेयर पर बैठ गया और उसके साथ ही अपनी असॉल्ट राइफल को रख दिया। मतलब साफ है, तालिबान अब हथियार के दम पर आगे का राज चलाने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर ये रहा कि अब ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद हो गए, लेकिन बुर्का बेचने वाली दुकानें खुली हुई थी और अब उन नीले बुर्कों की बिक्री और ज्यादा बढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया कि इस वक्त दुनिया के कई मुल्क अफगानिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं, परेशान हैं 60 से ज्यादा देश। इन सब ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई है और ये चिंता ठीक भी है, जायज है, क्योंकि जिस तालिबान का 100 दिन पहले अफगानिस्तान के 407 जिलों में से सिर्फ 77 जिलों पर कब्जा था, उसी तालिबान का अफगानिस्तान के 304 डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा हो गया है। अफगानिस्तान के 34 में से 18 प्रोविंस की राजधानियां तालिबान के कब्जे में आ गई हैं। पिछले 10 दिन में तालिबान ने 22 शहरों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन चाइना और पाकिस्तान तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं, उसे सपोर्ट कर रहे हैं। और आज इमरान खान को दुनिया के पहले से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला जिन्होंने तालिबान के रूल का खुले तौर पर स्वागत किया, वेलकम किया। पाकिस्तान के वजीर आजम का कहना है कि अच्छा हुआ कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। जब आप किसी का कल्चर ले लेते हैं तो वो क्या आप करते हैं? आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो कल्चर हमारे से ज्यादा ऊंचा है। आप एक मुख्तलिफ कल्चर के गुलाम बन जाते हैं। जब आप ज़ेनी गुलाम बनते हैं तो ये याद रखें, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़ेनी गुलामी है। ज़ेनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़ेनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। वो जो कपड़े पहनते हैं आपको वो पहनने पड़ते हैं, उनके सारे फैशन आपको अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि आप समझते हैं वो बेहतर है आपसे। और कभी भी एक गुलाम बड़े काम नहीं कर सकता। इसी तरह चाइना ने अफगानिस्तान में हुए तालिबान के कब्जे को लोगों की जीत बताया। चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। अब चाइना तालिबान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने को बेकरार है और वहां डेवलपमेंट में मदद करेगा। हम अफगानिस्तान के लोगों की इच्छा का सम्मान करते हैं। अफगानिस्तान में 40 साल से भी ज्यादा वक्त तक जंग चली है। हमने अफगान तालिबान का बयान देखा कि अब जंग खत्म हो गई है और नए सिरे से इस्लामिक सरकार चलाएंगे और अफगान के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। हमें उम्मीद है कि ये सारी बातें सुनिश्चित की जाएंगी। हिंसा और आतंकवाद खत्म होगा ताकि लोग नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकें। हमने कभी अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दिया। चीन अफगानिस्तान के लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है और हम अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने के इच्छुक हैं और अफगानिस्तान में निर्माण और विकास के काम के लिए संरचनात्मक रोल निभाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान और चीन की एंट्री, उनके आज के बयान खतरनाक संकेत हैं। ये इस इलाके में पावर बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए अब ये सवाल पूछा जा रहा है पूरी दुनिया में कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से अचानक क्यों भागी? क्या अमेरिका को ग्राउंड रियलिटी का अंदाजा नहीं था? असल में 20 साल से अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में थी। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बड़ा मुद्दा था। ट्रंप और जो बाइडेन दोनों ने अफगानिस्तान से फेज वाइज मैनर में फोर्सेस को वापस बुलाने का ऐलान किया था, लेकिन ये इतनी जल्दी होगा, इतना अचानक होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जो बाइडेन ने 2 जुलाई को अमेरिकी फौज को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। अमेरिकी फोर्स ने रातों रात चुपचाप बगराम एयरबेस खाली कर दिया और फिर इसकी सिक्योरिटी अफगान डिफेंस और
अफगान की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास चली गई और सिर्फ 45 दिन के भीतर तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। हकीकत यह है कि अमेरिकी एजेंसीज ये समझने में नाकाम रही कि अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत क्या है। अमेरिकी फोर्सेस इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा पाई कि अफगान फोर्सेस की काबिलियत कितनी है। जिस वक्त तालिबान कांधार को कब्जे में ले चुका था, काबुल से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर था, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन दावा कर रहे थे कि काबुल तक पहुंचने में तालिबान को कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। तालिबान को काबुल पर कब्जा नहीं करने देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि तालिबान सिर्फ 3 दिन में काबुल पहुंच गया और कब्जा भी कर लिया। अमेरिका को तो अपने बचे हुए सैनिकों को, एम्बेसी के अफसरों को, उनके परिवार वालों को निकालने का वक्त भी नहीं मिला। जिस वक्त तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, उस वक्त अमेरिका ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए इमरजेंसी में 3000 एडिशनल ट्रूप्स भेजे। हालत यह थी कि जब अमेरिका के लोग वहां से निकल रहे थे, उस वक्त वो सरकारी और सीक्रेट डॉक्यूमेंट जला रहे थे, क्योंकि इन्हें साथ नहीं ले जाया जा सकता था। यह हरकत साबित करती है कि अमेरिकी फोर्सेस को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि हालात इतनी तेजी से बदल जाएंगे, ये इमरजेंसी इतनी जल्दी आ जाएगी। और यह बात जो बाइडेन के बयान से कंफर्म हो गई। Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Why? Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. And thank you very much. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Can you please clarify what they have told you about whether that will happen or not? That is not true. They did not respect it. So what is the level of confidence that they have that it will not collapse? The Afghan government and leadership has to come together. They clearly have the capacity to sustain the government in place. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with subsequent failure? None whatsoever. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. 8 जुलाई को जो बाइडेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहे हैं कि न तो अफगानिस्तान में तालिबान जीतेगा, न ही अमेरिकन लोगों को उस तरह रेस्क्यू करना पड़ेगा जैसे 30 अप्रैल 1975 में करना पड़ा था। लेकिन अमेरिका का यह गुरूर 40 दिन में ही टूट गया। अफगानिस्तान में तालिबान भी जीता और अमेरिका को अपने लोगों को इमरजेंसी में रेस्क्यू करना पड़ा। आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में बाईं तरफ 1975 की तस्वीर है। तब अमेरिकी सेना को वियतनाम में हार मिली थी और अमेरिका को साइगोन सिटी में अपनी एम्बेसी से अमेरिकी लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था। साइगोन सिटी साउथ वियतनाम की कैपिटल थी और पीपल्स आर्मी ऑफ वियतनाम ने यहां अमेरिकी सेना को हरा दिया था और वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी के बाद अमेरिका को इवैक्यूएशन कराना पड़ा। और अब काबुल से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। जो बाइडेन कह रहे थे कि अफगानिस्तान की सेना और एयरफोर्स वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है, उसके पास मॉडर्न हथियार है और तालिबान के पास सिर्फ 75,000 लड़ाके हैं। लेकिन अफगानिस्तान की सेना ने बिना लड़े काबुल सरेंडर कर दिया और अमेरिका को अपनी एम्बेसी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकालना पड़ा। असल में अमेरिका 20 साल से अफगानिस्तान में था। 61 लाख करोड़ रुपए अफगानिस्तान में खर्च कर चुका था। अमेरिका के 2300 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई। 75,000 से ज्यादा अफगान सैनिक और पुलिस के जवान मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान में तालिबान को वो खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका को लगता था कि अब इस जंग को आगे खींचने का कोई मतलब नहीं है, जो 20 साल में नहीं हुआ वो अब क्या होगा।
अमेरिका के लोग भी नहीं चाहते थे कि अमेरिकी फौज लंबे वक्त तक अफगानिस्तान में रहे। वो अपने सैनिकों को मरते नहीं देखना चाहते थे। लेकिन अमेरिका के लोग ये भी नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान के लोगों को भगवान भरोसे छोड़कर अमेरिकी फौज वापस आ जाए। अमेरिका ने जिस तरह से चुपचाप फौज को वापस बुलाया और उसके बाद तालिबान ने जिस तरह से बंदूक के बल पर पूरे मुल्क पर कब्जा किया, उससे अमेरिका के लोग काफी नाराज हैं। इस बात को जो बाइडेन समझ रहे हैं, इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले जो बाइडेन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यह ऐलान हुआ है और अफगानिस्तान के हालात पर वो सवालों के जवाब देंगे। अफगानिस्तान में हो रहे डेवलपमेंट से भारत सरकार भी टेंशन में है। अब से कुछ देर पहले तक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में भारत ने दुनिया के साथ अपनी चिंता को शेयर किया। The Council is meeting for the second time in a period of 10 days to discuss the situation in Afghanistan. In this short period of time, we have witnessed dramatic changes in the situation. We have also seen very unfortunate scenes at the Hamid Karzai International Airport in Kabul. There is widespread panic among the people. Women and children are in distress. Incidents of firing have been reported from the city, including at the airport. While the security situation remains precarious, a grave humanitarian crisis is unfolding. We have heard urgent appeals from all quarters, including from the Secretary General. It is time for the international community, in particular this Council, to act and ensure an immediate cessation of violence and contain any possible crisis and mitigate its consequences. As a neighbor of Afghanistan, as a friend of its people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant state of fear. They are uncertain about their future. Everyone is concerned about the increasing violations of the fundamental rights of the Afghan citizens. Afghans are worried about whether their right to live with dignity would be respected. There are many unanswered questions. We hope that the situation stabilizes soon and the parties concerned address the humanitarian and security issues. ये बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं। यूनाइटेड नेशंस तालिबान से संयम बरतने की अपील कर रहा है, लेकिन अब इस अपील का क्या फायदा? अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उसके बारे में दो तीन बातें बड़ी क्लियर हैं। पहली तो यह कि अफगानी फौज तालिबान के हमले के लिए कतई तैयार नहीं थी। वहां जंग सिर्फ नंबर से नहीं होती। 3 लाख है या 3.5 लाख है और तालिबान के पास 70,000 है, जिसका जिक्र जो बाइडेन कर रहे थे। फौज को आर्टिलरी, आर्मर, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस और एयर सपोर्ट की जरूरत होती है। इन सारी चीजों के लिए अफगानिस्तान की फौज पूरी तरह से अमेरिकन पर निर्भर थी। और जब तालिबान ने हमला किया तो अफगान आर्मी के पास न तो कोई रणनीति थी, न सप्लाई थी, न लॉजिस्टिक थी। अमेरिकन सोल्जर्स के अचानक चले जाने से अफगानी फौज पूरी तरह से डिमोरलाइज थी, बेसहारा थी। और ऐसी फौज जो डिमोरलाइज्ड है, बेसहारा है, कैसे जंग लड़ सकती है? और दूसरी बात है कि जमीनी हालत का अंदाजा अमेरिका को बिल्कुल नहीं था। अमेरिका का अंदाजा तो यह था कि तालिबान को काबुल पहुंचने में 30 दिन लगेंगे, लेकिन तालिबान को वहां पहुंचने में 3 दिन भी नहीं लगे। अमेरिका तालिबान के इस तरह काबुल पहुंचने पर हैरत में है। इमरजेंसी में अपना दूतावास बंद करके अपने लोगों को किसी तरह वहां से इवैक्यूएट किया। कुछ जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने इन हालात का पूरा फायदा उठाया है, इस पूरे सिस्टम की वीकनेस का फायदा उठाया। अमेरिकी फौज के जाने के बाद पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट दिया। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि तालिबान के जो लड़ाके हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम अफगानी दिखाया गया है, लेकिन असल में वो पाकिस्तानी है। तो चेहरा अफगान का और काम पाकिस्तान का। पाकिस्तान की फौज ने तालिबान का पूरा साथ दिया। इसीलिए आज इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का गजबा एक अच्छी बात है और इसने अफगानिस्तान की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है। इससे साफ है पाकिस्तान कैसे चीन के सपोर्ट से अफगानिस्तान में दखल दे रहा है और तालिबान को काबुल तक पहुंचाने में उसने पूरी मदद की।
अफगानिस्तान में लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, इसकी खबर हम आपको लगातार देंगे। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम में खेला होबे दिवस मनाया, लेकिन इस मौके पर खेल कांग्रेस के साथ हो गया। कांग्रेस की नौजवान नेता और राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली सुष्मिता देव ने आज कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। सुष्मिता देव ने आज तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। असल में सुष्मिता देव की सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी आज सुबह सामने आई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा देने की बात लिखी थी। इसके बाद अटकलें लगने लगी, लेकिन सुष्मिता से बात नहीं हो सकी क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चला कि सुष्मिता कोलकाता में है। अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्रायन के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। उसी वक्त यह तय हो गया कि वो तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने वाली हैं। अभिषेक बनर्जी के साथ करीब 1 घंटे की मीटिंग के बाद सुष्मिता देव ममता बनर्जी से मिलने गई और इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सुष्मिता देव के पार्टी में शामिल होने की जानकारी दी गई। ट्विटर पर ज्वाइनिंग की 4 तस्वीरें भी शेयर की गई। कांग्रेस छोड़ने और टीएमसी ज्वाइन करने के बाद सुष्मिता देव ने एक छोटा सा ट्वीट किया, जिसमें लिखा, मैं पूरी कोशिश करूंगी, ममता बनर्जी का दोनों हाथ जोड़कर शुक्रिया, खेला होबे। हालांकि कैमरे के सामने सुष्मिता देव ने सिर्फ ये कहा, जो हुआ वो आपने देखा, अब हर सवाल का जवाब दिल्ली पहुंचकर दूंगी। I had the opportunity to meet Abhishek Banerjee, who's the General Secretary of All India Trinamool Congress. It was a very, very good discussion. He has excellent vision and clarity for the party. And after that, all 3 of us went to meet the Honorable Chief Minister of West Bengal at her office. It was an excellent discussion. Clearly, she has an excellent future vision for the party, and I hope to be helpful in that regard. And I will be addressing a press meet tomorrow in Delhi and answering questions on any details anyone may want. सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उन्हें सुष्मिता के इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया से मिली है, लेकिन सुष्मिता देव का इस्तीफा सोनिया गांधी को अभी तक नहीं मिला है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, उन्हें उम्मीद है सुष्मिता देव सोच समझकर भविष्य का फैसला लेंगी। मैंने सुष्मिता देव जी से बात करने का प्रयास किया, पर उनका फोन ऑफ था। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। मैं केवल ये कहूंगा कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। तो कर्मठ और प्रतिभाशाली सुष्मिता देव का कांग्रेस छोड़ना राहुल गांधी के लिए एक झटका हुआ। सुष्मिता को राहुल का करीबी माना जाता था। राहुल गांधी ने ही सुष्मिता को महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। सुष्मिता असम की सिलचर सीट से लोकसभा की एमपी रही। वो मूल रूप से बंगाली हैं। स्वर्गीय संतोष मोहन देव की बेटी हैं। संतोष मोहन देव 5 बार सिलचर सीट से और 2 बार त्रिपुरा पश्चिम सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे। केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे। इसलिए सुष्मिता देव के परिवार की त्रिपुरा पर भी पकड़ है। तो हो सकता है कि ममता बनर्जी सुष्मिता देव को त्रिपुरा का इंचार्ज बनाए। सुष्मिता के जाने से तृणमूल कांग्रेस को कितना फायदा होगा, फिलहाल यह अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन सुष्मिता के कांग्रेस छोड़ने से राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। और इसका सबूत आज मिला भी। जैसे ही सुष्मिता देव के पार्टी से इस्तीफे की खबर आई तो कपिल सिब्बल ने इशारों में राहुल गांधी पर पहला अटैक किया। कपिल सिब्बल ने ट्विटर पर लिखा, युवा नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, हम जैसे बूढ़े जो पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हैं उन पर इल्जाम लगाए जाते हैं और इसी तरह पार्टी आंखें बंद करके आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद G23 के एक और मेंबर मनीष तिवारी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अगर यह सच है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, सुष्मिता देव ने ऐसा क्यों किया। कांग्रेस के एमपी कार्तिक चिदंबरम ने ट्विटर पर लिखा, हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि सुष्मिता देव जैसे लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं।
इस पर विचार करने से हटना नहीं चाहिए। इन नेताओं ने ट्विटर पर अपनी अपनी बात कही, लेकिन संदीप दीक्षित कैमरे पर बोले। उन्होंने कहा पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। इसके बाद रिपुन बोरा ने भी कहा कि सुष्मिता देव का पार्टी छोड़ना दुख की बात है। ऐसे नेताओं के पार्टी छोड़ने का असर तो पड़ता है और इस पर सोचने की जरूरत है। It is very unfortunate and I think it is a setback to our party. Sushmita was a very, very hardworking and dedicated Congress leader. I never thought that she would do like that. If anything grievance she had against the party, we could have sought out in the party forum. Everybody, we have so many grievances, but we are ideologically committed. That's why we are doing Congress. कांग्रेस के इतने सारे नेता परेशान हुए, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी और उनकी कोर टीम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पार्टी छोड़कर जा रहा है और कौन पार्टी में आ रहा है। राहुल गांधी तो केरल में थे, उनके साथ कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी थे। सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर राहुल गांधी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वेणुगोपाल ने कहा कि इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये राजनीति में चलता रहता है। You are talking about only these things. So many people join Congress. Goa, so many people join Congress. That you are not talking. We are strong party, strongest party. Somebody is going, somebody is coming to us. No issue for the Congress. But this is a part of game. Don't worry about these things. Understood? We are fighting against the fascist, anti-people government. We will go. अब एक बात तो साफ है, राहुल गांधी किसी की नहीं सुनते। उन्हें बुजुर्गों की गाइडेंस पसंद नहीं है, क्योंकि वो मानते हैं कि कांग्रेस के ज्यादातर नेता मोदी से डरते हैं। जो नौजवान नेता हैं, वो उनकी अपनी टीम के मेंबर हैं, वो उनके सजेशन को सुनना भी नहीं चाहते। राहुल गांधी मानते हैं कि उन्हें सब पता है, वो जो कहते हैं वही सही है और सारे नेता उसे फॉलो करते हैं। इसलिए कांग्रेस के पुराने नेताओं ने किनारा कर लिया। अब राहुल की अपनी टीम के लोग एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद तो पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं। आज सुष्मिता देव ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इसके बाद भी राहुल गांधी और उनके सलाहकार ये कहते हैं कि कोई जाए या आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे आज पंजाब कांग्रेस से इंटरेस्टिंग खबर आई। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना बोरिया बिस्तर कांग्रेस के ऑफिस में लगा लिया। इसकी तस्वीरें आज पंजाब से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। यहां पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के ऑफिस के अंदर अपना बेड लगवा दिया। सिद्धू ने कहा वो कांग्रेस दफ्तर में रहेंगे और उनके रहने के लिए कांग्रेस ऑफिस में जो कमरा तैयार किया गया है, इसमें एक बेड है। सिद्धू ने 23 जुलाई को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का काम संभाला था और उसी दिन कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो 15 अगस्त से पंजाब कांग्रेस भवन में रहेंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहकर उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है। सिद्धू से पहले राज्यसभा के एमपी शमशेर सिंह दूलो ने पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए अपना बेड कांग्रेस भवन में ही लगाया था और वो कांग्रेस ऑफिस में ही रहते थे। सिद्धू फिलहाल जो कुछ कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका मकसद पार्टी को भला कम और कैप्टन अमरिंदर सिंह को परेशान करना ज्यादा है। वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। काबुल में तालिबान के दहशत से भागते लोगों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अफगानिस्तान से लगातार हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कुछ नई तस्वीरें, कुछ नई डिटेल्स देखने के लिए चलते हैं सुरभि शर्मा के पास। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।